आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके साथ अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दैट इज माय बोर्ड। चेक कर लिएगा, आपको ये आ रहा है नजर। अच्छा जी, ये था हमने जो कल का टॉपिक स्टार्ट किया था। मैं अपना आज स्टार्ट कर रहा हूँ। देख लिएगा, आवाज़ और फॉन्ट और सब कुछ नज़र आ रहा है, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। फॉन्ट में कोई इश्यू तो नहीं है। और ये कौन है? लायबा नजीब, एक स्टूडेंट और आ रही है, उनको भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने कल अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, हमेशा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम काफ़ी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि फिर आगे जो है इस चैप्टर के हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो हमने कल की क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा था। मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टीज़ या वो खूबियाँ होती हैं जिनकी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं ना, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। बहुत सारी है दुनिया के अंदर। मैंने आपके सामने चंद एग्जांपल्स दी थी, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। अब उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो ये बताई थी कि हमारे पास जो इतनी सारी बेतहाशा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी ऐसी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास दो तरह की होती है, दो कैटेगरीज है उनकी। एक कहलाती है फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और एक कहलाती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल या बेसिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहली बात ये कम होती है। ये हमारे पास सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप फंडामेंटल कहते हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बस ये सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको आप इस कैटेगरी में डालेंगे। बाकी के तमाम जो होंगी, इन 7 के अलावा फिजिक्स में आपको जितनी भी क्वांटिटीज मिलेंगी फिजिकल क्वांटिटीज, वो सारी ड्राइव होती हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने फंडामेंटल के बारे में आपको बताया था कि ये इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। इनकी सिर्फ आपने मेजरमेंट लेनी होती है, ये अपने आप पर ही डिपेंड है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। जबकि जो ड्राइव होती हैं, जाहिर बात है ये 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई होती है, तो ये उन पर डिपेंड करती हैं। मैंने आपको स्पीड की एग्जाम्पल दी थी कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनता है, लिहाजा ये डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। एक भी अगर आप चेंज करेंगे तो स्पीड पे फर्क आ जाएगा, स्पीड चेंज हो जाता है। तो ये डिपेंडेंट हो जाती हैं, ये ड्राइव जो है डिपेंडेंट हो जाती है, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि ये अडॉप्टेड होती है, यानी कि हमने इन्हें बनाया नहीं होता है, हमने इनको हासिल किया होता है। जिसकी मिसाल मैंने आपको आम और फ्रूट चाट से दी थी ना शायद, कि आम, ये जो फल होते हैं, ये हम हासिल करते हैं कुदरत से, और फ्रूट चाट हम बनाते हैं। इसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने हासिल की भी नहीं है, ये सॉरी, हमने इनको बनाया हुआ नहीं है, इनको हमने हासिल किया। अडॉप्टेड वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए। तो दे आर अडॉप्टेड, हमने इनको देखा, इन फिजिकल क्वांटिटीज को देखा और इनका नाम रखा। और जो ड्राइव होती है ना, इन्हें हम हासिल करते हैं। कैसे हासिल करते हैं? मुख्तलिफ क्वांटिटीज को मिला के। कभी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2-3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंगे, उनको मिला देंगे। कभी हम फंडामेंटल और ड्राइव को मिला देते हैं। जैसे कि वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब यहाँ पे 3 है जी, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, 3 से मिलकर बनता है वॉल्यूम, तो ये ड्राइव हो गया। इसी तरीके से आप आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे, तो वो होता है, फोर्थ में है मास और एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ 2 है, एक मास और एक एक्सेलरेशन। अब मास जो है वो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन तो ड्राइव है। तो ड्राइव क्वांटिटीज आप 2 या 2 से ज्यादा अदर क्वांटिटीज को मिलाकर हासिल करते हैं। तो ये थी आपके पास कल का टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी 2 टाइप। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है यूनिट से। यूनिट मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था आपको कि यूनिट वो फैक्टर्स होते हैं, वो वर्ड होते हैं जिनको अगर हम लगाएं तो वो बताते हैं आपको कि ये किस फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है। यानी यूनिट आर फैक्टर्स दैट एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट वो फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की और उसका मैग्नीट्यूड आया 100, ठीक है। अब अगर आप इसके साथ फैक्टर लगाएंगे केजी, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये हो गई जी मास, ठीक है। आपको कैसे पता चला ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपने मेजर करके। तो वापस हम चलते हैं स्क्रीन शेयर्स की तरफ। हाँ जी, कहाँ थे हम? यहाँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यूनिट की। यूनिट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? यूनिट वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बताते हैं कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी कि जैसे अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करके आ गए और उसकी रीडिंग लेकर आए हो मेरे सामने 100,
मैं नहीं बता सकता कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर आपने 100 के साथ ये फैक्टर लगा दिया ना केजी, अब मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या था, वो मास था। इसी तरीके से अगर आप उस केजी के बजाय आप लगा देते मीटर, तो मैं आपको कहता कि जी वो क्या है, लेंथ है। आप अगर लगा देते मीटर पर सेकंड, तो मैं कहता कि जी वो स्पीड है। तो ये फैक्टर्स जो है, जो आपके मैग्नीट्यूड के साथ जब लग रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो इन फैक्टर्स को हम कहते हैं यूनिट। एक बात। दूसरी बात, एक फिजिकल क्वांटिटी के कई यूनिट्स होते हैं। ये तो यूनिट हो गए ना, एक फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं। उसके बाद ये भी है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के कई यूनिट है। मिसाल के तौर पे अगर हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ का एक यूनिट होता है किलोमीटर, इसी तरह एक यूनिट होता है मीटर, एक होता है जी सेंटीमीटर। ऐसे बहुत सारे यूनिट हैं। अगर आपने मैग्नीट्यूड 10 है और उसके आगे किलोमीटर लगाया, अब भी ये लेंथ हो गया। मीटर लगाया, अब भी ये लेंथ हो गया। सेंटीमीटर लगाया, अब भी ये लेंथ हो गया। ठीक है। तो पहली बात, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। अगर आपने यूनिट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी भी लो, तो बदकिस्मती से उस एक फिजिकल क्वांटिटी के भी हमारे पास कई यूनिट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैंने 3 यूनिट लिखे हैं, एक किलोमीटर, एक मीटर और एक सेंटीमीटर। ये तीनों यूनिट जो है लेंथ के। अब पहली बात ये कि इन यूनिट्स को अलग अलग करने का क्या मकसद है। ये है जी, असल में आप इसको ऐसे एग्जाम्पल ले लें कि अगर मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए के मेरे पास 1000 सिक्के हैं, तो मेरे लिए उनको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरे पास एक रुपए का सिक्का ही होता है ना, हाँ, 1 रुपए के 1000 सिक्के मेरे पास अगर मौजूद हैं, तो मेरे लिए कैरी करना मुश्किल होगा। मैं क्या करूंगा, मैं उस 1 रुपए के 1000 सिक्कों को चेंज कर लूंगा किसके अंदर, 1000 के नोट के अंदर। अब उस 1000 के नोट जिसकी वैल्यू उस 1000 सिक्कों के बराबर तो है, लेकिन मेरे लिए कैरी करना आसान हो रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर मैं 1000 सिक्के लेके घूमूंगा ना, मेरे लिए मुश्किलात होंगी। मैंने क्या किया, मैंने उसको चेंज कर लिया किससे, 1000 के नोट से। अब उस 1000 के नोट को कैरी करना मेरे लिए आसान होगा। ये कुछ मामला इधर भी हो रहा है। इधर भी दरअसल ये तीनों हैं तो लेंथ के यूनिट। ये बड़ा है, ये उससे थोड़ा छोटा है, ये छोटा होता है। अब अगर आपके पास बड़ी लेंथ होती है, बहुत बड़ी लेंथ है, अगर आप उसको मिसाल के तौर पे सेंटीमीटर में लिखोगे, तो आपके पास जी मिसाल के तौर पे आप, बल्कि यहाँ मिसाल क्या सही बात कर लेते हैं, आपके पास 1000 मीटर है अगर, अब आपके लिए 1000 मीटर लिखना, इसको कैलकुलेशंस में यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर आ रहा है 1000। अब अगर आप इस 1000 को किसी दूसरों से मल्टीप्लाई, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ लोगों ने क्या किया, इसका एक बड़ा यूनिट बना दिया। क्या जी, हाँ, इसका क्या यूनिट बना दिया जी, किलोमीटर। 1000 मीटर जो है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अब बात एक ही है, आप 1000 मीटर बोलें या 1 किलोमीटर बोलें, इट इज इक्वल, बात एक ही है। बस फर्क क्या हो गया, आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई। आप 1000 मीटर को कैलकुलेट पे रखोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो आप हमेशा 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 के साथ डिवाइड करोगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने क्या करा जी, वन लिया है, अब आप वन को कैलकुलेशन में इजीली कर लोगे। तो ये जो हमारे पास एक एक फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल लेंथ, इसके जो बहुत सारे यूनिट होते हैं, इनमें फर्क होता है साइज का बस। ये किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है लेंथ का, मीटर थोड़ा छोटा होता है, सेंटीमीटर और छोटा होता है, मिलीमीटर और छोटा होता है, वगैरह वगैरह। अब जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम ले लें, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को किलोग्राम में लिखें, तो वैल्यू क्या होगी जी, 0.00000, बहुत ज्यादा जीरोस आएंगे, है ना। अब हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी के अंदर हम शो करेंगे, हमारे लिए नुकसानदेह। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं लिख रहा, मास एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास लिखूं, तो ये आ रहा है जी, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम में। अब मैं इसको मेजरमेंट कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल करूंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ साइंटिस्ट ने क्या किया, मास का एक और यूनिट लिया है छोटा। वो क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल नैनोग्राम। अब वो नैनोग्राम कितना आ रहा है, 0.1 नैनोग्राम। ठीक है। अब ये नैनोग्राम लाने से क्या हुआ है, तो ये अब भी मास, कोई अगर समझता है वो समझ जाएगा किलोग्राम क्या है मास, नैनोग्राम क्या है ये भी मास का यूनिट है, दोनों मास है, फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन अलग अलग यूनिट हमने क्यों कर दी एक ही फिजिकल क्वांटिटी के, ये हमारे पास एक बड़ा यूनिट है। अब यहाँ हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो इंतहाई छोटा है, तो हमने इसको क्या करा, कन्वर्ट कर दिया एक छोटे यूनिट के अंदर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यूनिट्स क्या होते हैं। पहली बात, यूनिट जो है वो फैक्टर्स होते हैं, जिनको अगर आपने एक मैग्नीट्यूड के साथ लगा दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। एक बात।
दूसरी बात, हर फिजिकल क्वांटिटी के बेतहाशा बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। फर्क क्या है, इतने सारे यूनिट्स क्यों होते हैं? कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। अगर आपके पास कोई छोटी वैल्यू होती है, कोई छोटा मैग्नीट्यूड होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको एक छोटे यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपके पास एक बड़ी वैल्यू होती है तो फिर आप क्या करते हैं, उसको बड़े यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10,000 मीटर है, तो आप 10,000 मीटर लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, उसको 10 किलोमीटर। 10 आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास इतनी छोटी वैल्यू है, तो आप इसको किलोग्राम में लिखने के बजाय इसको नैनोग्राम में लिखोगे, आपका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा और आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये दो बातें तो ध्यान में रख लेगा। एक तो पहली कि आपके पास हर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं, स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं। दूसरा, एक फिजिकल क्वांटिटी के भी कई सारे यूनिट होते हैं, डिपेंड करता है वैल्यूज पर। अच्छा, आप आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। अब जब ये कहानी हो जाती है कि लेंथ के हमारे पास इतने सारे यूनिट हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, बेतहाशा यूनिट है, तो यहाँ इसका नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि कोई जो है साइंटिस्ट वो लेंथ को किलोमीटर में नाप रहा है, कोई जो है वो मीटर में नाप रहा है, कोई यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका के अंदर किलोमीटर चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर मीटर चल रहा है साइंस के अंदर, और बर्तानिया में फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर चल रहा है, तो कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर फिर आया है SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, SI यूनिट्स कह लेते हैं। यहाँ आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जैसे कि यूरोप के अंदर, अगर हम यूरोप की स्पेसिफिक मिसाल लें, तो यूरोप के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं जी। वो फ्रांस है, बर्तानिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है। हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी थी। उससे बड़ी परेशानी होने लग गई थी यूरोपियंस को। सारे यूरोप तो कोई वहाँ पे तो वीजा नहीं होता, आप फ्रांस के हो, आप बर्तानिया चले जाओ आराम से, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो बर्तानिया का शख्स फ्रांस में जा रहा है, उसके पास बर्तानिया की करेंसी है, फ्रांस में नहीं चल रही, तो जी गड़बड़ हो रही है। इसी तरह फ्रांस का शख्स जब जर्मनी में जा रहा है, तो फ्रांस की करेंसी जर्मनी में नहीं चल रही, गड़बड़ हो रही है। तो यूरोपियन ने उसका क्या नतीजा निकाला, एक करेंसी बना दी। अब वो एक करेंसी पूरी दुनिया में चलती है, वो पूरे यूरोप में चलती है। आप फ्रांस में जाओ, यूरो नाम है उस करेंसी का, आप फ्रांस में जाओ, यूरो में भी आप परचेज कर सकते हो। आप बर्तानिया जाओ, यूरो में भी परचेज करते हो। तो इसी तरीके से साइंस ने भी किया। साइंस ने क्या देखा जी कि हमारे पास लेंथ के बेतहाशा यूनिट है, किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। तो साइंस ने क्या किया, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बना दिया। कौन कौन से स्टैंडर्ड बनाए मैं बता देता हूं आपको। जैसे लेंथ का उन्होंने कहा जी आपके पास स्टैंडर्ड होगा मीटर यूनिट, मास का स्टैंडर्ड यूनिट होगा आपके पास किलोग्राम, टाइम का स्टैंडर्ड होगा आपके पास सेकंड, करंट का स्टैंडर्ड होगा एम्पेयर, लाइट इंटेंसिटी का आपके पास स्टैंडर्ड होगा कैंडिला, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड होगा आपके पास केल्विन, केल्विन लिख दिया मैंने, केल्विन। और कौन सी रह गई, 3 3 6, और रह गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसका स्टैंडर्ड बना दिया मोल। तो साइंस ने एक 1960 के अंदर ना फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी। इसी साइंटिस्ट की, बहुत सारे साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस बैठी थी, मुख्तलिफ मुल्कों से वो साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने यही मसला डिस्कस किया कि जी लेंथ के इतने सारे यूनिट हैं, मीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह। तो अब ये लेंथ के इतने सारे जो यूनिट्स हैं, तो हमारे पास जो है लेंथ आती है मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर, हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो फिर उस कमेटी ने, उस कॉन्फ्रेंस ने ये डिसाइड किया कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा मीटर। यानी अब आपने लेंथ को कहीं पर भी कुछ भी करोगे, आप लेंथ को एक्सप्रेस करोगे साइंस कैलकुलेशंस के अंदर मीटर के अंदर। मास का स्टैंडर्ड बना दिया किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, लाइट इंटेंसिटी का कैंडिला, टेम्परेचर का कर दिया केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कर दिया मोल। तो ये वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इनके ये 7 जो है इन यूनिट्स को स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं SI यूनिट्स या SI सिस्टम। ठीक, तो पहली बार ये बात भी ध्यान में रख लिएगा। अब इससे हमें क्या होता है, हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमारे पास लेंथ जो है वो मुमकिन तौर पे मुख्तलिफ यूनिट्स में आ सकता है। हो सकता है लेंथ किलोमीटर में आ जाए, हो सकता है लेंथ नैनोमीटर में आ जाए। तो हम कैलकुलेशंस के दौरान लेंथ को स्टैंडर्ड में लाएंगे मीटर में, ये हमें करना पड़ेगा, कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास मास किसी भी यूनिट में होगा, हमने उसको किलोग्राम में लाना होगा, और बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के फिर इन यूनिट्स के अंदर हमको लाना होगा। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स ये आपको याद भी करने होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया यूनिट्स क्या होते हैं, वो क्वांटिटीज, वो फैक्टर्स सॉरी, जिनको आप अगर मैग्नीट्यूड के साथ लगाए तो आपको पता चल जाता है कि वो
वो जो मैग्नीट्यूड है वो किस फिजिकल क्वांटिटी से ताल्लुक रखता है, एक बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि हर फिजिकल क्वांटिटी के बेतहाशा यूनिट है। क्यों है ये भी बताया मैंने आपको, क्यों है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके पास नंबर छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, आपको कैलकुलेशन में दुश्वारी होती है, तो आपने बड़े और छोटे यूनिट्स बना दिए। उसके बाद इससे जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई तो उसका इलाज क्या निकाला गया, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या है जी, ये आपके जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके साथ जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स बना दिए गए। अब आपने साइंस के अंदर इन ही यूनिट्स का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटीज इन यूनिट्स में नहीं है तो आपको इनमें लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आता है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। ये सारे आपके मैट्रिक के टॉपिक है, मैं सिर्फ आपको कहने रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना वहां पर ये चीजें बहुत अटकाती हैं, हमें बहुत जो है ना इसके पीछे बैकवर्ड जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। तो मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि आपको लेंथ जो है वो किलोमीटर में दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, तो आपको मीटर में लाना होगा। मास आपको हो सकता है ग्राम में दिया हो, मिलीग्राम में दिया हो, आपको किलोग्राम में लाना होगा। तो अब हम कैसे लाएंगे, अब हमने उसकी बात करनी है। उसको कन्वर्जन को करने से पहले आपने मैथ की 3-4 बेसिक बातों को जरा समझना होगा। मैथ की है ये, तो जाहिर बात है मैथ की हैं, और जहां पर मैं आपको यूं बताऊंगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो लिहाजा मैथ की अब हम कुछ जो है छोटी मोटी बातों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, और जो इंटर में है उनके पास भी ये आएगा भी, यानी इंटर मैथमेटिक्स में जो पढ़ रहे उनके पास भी आएगा। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये जो ऐसे बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, ये वाहियात नंबर जो होते हैं जिनको लिखने में हमें कोफ्त आती है, इनको हम एक बड़ी सिंपल सी शक्ल में ले आते हैं। सिंपल सी शक्ल में लाने से क्या होगा, हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो उस सिंपल की शक्ल, जो सिंपली शक्ल में हम लाएंगे ना, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, 2-4 रूल्स याद रखने होते हैं। पहला रूल, इसको अलग पेज पे ले आते हैं। 2-4 साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए 2-4 रूल याद रखने। मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर है जी 0.000, बल्कि एक बड़ा नंबर, पहले पॉइंट वाला नहीं लेते। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 2 3 ये नंबर है आपके पास, ये इतना बड़ा नंबर। अब मैं अगर इस पर कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे बड़ी दुश्वारी होगी। इस नंबर को इस नंबर के साथ कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करना मेरे लिए परेशान पूर्ण होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 2 चीजें होती है। एक होता है आपके पास नंबर विद द डेसिमल पॉइंट, यानी एक नंबर होगा डेसिमल पॉइंट के साथ, और दूसरी चीज जो होती है वो होता है एक 10 नंबर होगा बेस, उसके साथ एक पावर लगी हुई होती है। तो अब हमें इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। क्या करते हैं असल में, हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। अगर कभी किसी नंबर के आगे पॉइंट नहीं लिखा हुआ होता तो मैथमेटिक्स के मुताबिक पॉइंट जो है वो बिल्कुल आखिर में होता है, टूवर्ड्स द राइट साइड, बिल्कुल लेफ्ट राइट साइड पर होता है। यहाँ पर, यहाँ है असल में पॉइंट एग्जिस्ट करता है, हम लिख नहीं रहे, तो पॉइंट का है यहाँ पर। ठीक है, एक बात। अब आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करना है आपकी मर्जी, जिधर भी आप लेकर आना चाहें। बस ये ध्यान में रख लेगा, जितना आप अंदर लेकर आते रहेंगे पॉइंट को, नंबर उतना सिंपल हो जाएगा। तो आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप 1 और 2 के दरमियान लाएं, यहाँ पे पॉइंट लाएं। लेकिन अगर आप यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। पर अगर नंबर अब फिर भी आप देखें ना 3 डिजिट्स का रह रहा है, यहाँ 2 डिजिट्स का रह रहा है, तो हम पॉइंट को यहाँ ले आते हैं। कहाँ पर, इधर, इधर ला रहा हूं मैं पॉइंट। 1.23 हो जाएगा ये नंबर। क्या हो गया ये, 1.23, बाकी सारे जीरो बेकार। अच्छा, अब आप देखें आपने पॉइंट को कितना डिजिट्स जंप कराया, गिने जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स आपने मूव किया है पॉइंट को। तो आपने अब करना क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। ये 10 की पावर 11 जो है असल में ये होता है 11 जो है क्या होगा, जितने डिजिट्स आपने जंप कराया होगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो नंबर है, अब मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास नंबर था वो था 1 2 3 फिर 0 0 0 0, पता नहीं कितने जीरो लिखे मुझे खुद भी आती है, 11 है, नहीं 11 नहीं कम। तो ये जो नंबर था इसके साथ कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये मैंने कर दिया इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में, और अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि इसके साथ कैलकुलेशन करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो एक बार साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे ला रहे हैं, हमने पॉइंट को शिफ्ट किया। पॉइंट को शिफ्ट करने के दौरान आपने जितने डिजिट्स जंप किए हैं ना 10 की पावर उतनी कर दिएगा। अगर मिसाल के तौर पे आप पॉइंट यहाँ लेकर आते, यहाँ पर, तो अब आपके पास नंबर क्या हो गया, नीचे देखेंगे हम,
हाँ, अब नंबर क्या हो गया 12.3 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर हम क्या लगाएंगे, हमने कितना डिजिट जम किया, पॉइंट यहाँ था तो कितना डिजिट जम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट जम किया तो पावर 10 की क्या हो जाएगी 10। ठीक है, बात एक ही है, ये और ये एक ही नंबर दें, यकीन मानिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ 3 पर लाते तो आपका नंबर हो जाता 123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो जाता 9। ठीक है जी, तो ये आपने साइंटिफिक नोटेशन को एक तरीका देखा है भी आपने। आपने क्या किया, पॉइंट को अपनी मर्जी के मुताबिक जिधर लेकर जाना चाहें ले जाएं, आपने पॉइंट को जितना डिजिट जम कराया उतनी आप 10 की पावर लगा दें। बेहतर आपके लिए यही होगा कि ये 1.23 रखें, क्योंकि 1 नंबर को मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना आसान होगा, 12 तो फिर भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, अब बाज़ औक़ात हमारे पास, ये तो पॉजिटिव नंबर थे, बाज़ औक़ात हमारे पास नंबर आते हैं ऐसे लेस देन 1, ऐसे ऐसे भी आते हैं हमारे पास, ये नंबर होते हैं लेस देन 1, ये 1 से छोटे हैं नंबर, 0.000000123। अब ऐसे, अब हमने यहाँ पर भी वही पॉलिसी अपनानी है, हमने पॉइंट को जम करना है। लेकिन अब आप देखें पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है। यहाँ पॉइंट क्या था, यहाँ पर था और ऐसे गया था। ठीक है, मैं एरो बना देता हूँ यहाँ पर, चले आप लोगों के लिए। हमने यहाँ पॉइंट को ऐसे शिफ्ट किया है, देखो मैं क्या कर दूँ। हाँ, तो इस वाली सिचुएशन में हमने पॉइंट को कैसे लेके गए, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। राइट साइड पे पॉइंट था, मैं उठा के किधर लेके गया हूँ, लेफ्ट साइड पर। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे ना पॉइंट को, तो 10 की पावर आती है प्लस में। और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि ऐसे उल्टा, ऐसे लेके जाएं, अगर आप, आपके पास नंबर लेस देन 1 है और आप पॉइंट को लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, कहानी बिल्कुल वही होगी ऊपर वाली, बस पावर आ जाएगी नेगेटिव में। तो अब हम लिखेंगे, हम पॉइंट को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट ला रहा हूँ 1 और 2 के बीच, तो नंबर आपका क्या हो गया 1.23, 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हम देखेंगे कितने डिजिट्स हमने जंप किए, एक, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट्स जंप किए हैं, तो पावर आएगी 13, लेकिन माइनस। ठीक है, पावर आएगी 13 बट माइनस में। माइनस में क्यों आई, क्योंकि मैंने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया। तो बहुत आसान चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, पॉइंट तो आप जिधर भी उठा के लेके जाए, पॉइंट आप जिधर भी उठा के लेके जाएंगे, आप पॉइंट्स को एक जगह से दूसरी जगह जितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं उतनी पावर आएगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप राइट साइड से पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो पावर प्लस में होगी, और अगर आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो पावर हो जाएगी माइनस। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास है जी नंबर 1 पॉइंट नहीं, नंबर लेता हूँ मैं 0.0000000000023। अब देखे जी, इधर पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और अब मुझे कहाँ लेकर जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेके जाना है यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर। तो अब मेरे पास नंबर हो जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें कितने डिजिट जम करा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिजिट से लेके जा रहा हूँ, तो पावर क्या हो जाएगी 15। ठीक है, 15 पावर हो जाएगी। बात क्लियर हुई यहाँ पर, तो मैं ये पॉइंट हटा रहा हूँ। कोई सवाल है किसी को साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से तो पूछे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत करना पड़ेगा, बहुत। अभी आपके पास पूरे 10 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, ये बहुत होंगे आपके पास, ऐसे नंबर होंगे आपको साइंटिफिक नोटेशन में लाना होगा। उल्टा भी किया जा सकता है, आपके पास ये नंबर होगा, आपको उसको खोलना होगा। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने। किसी को कोई सवाल है तो यहाँ पूछे, 2 मिनट दे रहा हूँ, किसी को कोई सवाल है तो पूछे। एक गलती की है मैंने, पकड़े जरा, मैंने एक गलती करी है, जानबूझ के एक गलती करी है, पकड़े जरा। ये जिंदा बिस्मिल्लाह माशान मुहिब अबू बकर, इज एनीवन अलाइव हियर? चले मैं सबके माइक खोल देता हूँ, जिसको गलती नजर आ रही है वो बताए मुझे।
आपने माइनस नहीं लगाया 50। शाबाश, तो माइनस ही लगाया। शाबाश शाबाश। कौन था? हाँ, अब सभी यही बोलेंगे, सही है, शाबाश। मैंने आखिर में माइनस नहीं लगाया, जानबूझ के मैंने माइनस नहीं लगाया। आप देख रहे हैं मैं पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मुझे तो पावर माइनस में रखनी थी, तो मुझे तो माइनस पावर लगानी है। ठीक है, तो ये मैंने नीचे गलती की थी जानबूझ के। तो बस ये चीज जरा अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लें। अगर आपने पॉइंट आप कहीं पे भी लेके जाए, जिधर से उठा के जिधर लेके जा रहे हैं ना, उतनी पावर आपने लगानी है। प्लस लगाओगे अगर आप सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके जा रहे हो पॉइंट को, माइनस लगाओगे अगर आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके जा रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अब दूसरी चीज, ये तो एक मैथ की एक चीज मैंने रिवाइज कराई, अब दूसरी चीज में जो आपको रिवाइज करूंगा वो ये कि मैं साइंटिफिक नोटेशन में ला क्यों रहा हूं। Why I am creating a number into scientific notation? इसका जवाब मैंने आपको दिया था कि मेरे लिए इस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है निस्बतन इसके। ये जो 1 2 3 इतना सारे जीरो है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है। और इन वाले नंबर्स को ना, जिनके अंदर एक आपके पास डेसिमल नंबर है और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान होता है। क्यों, कैसे, अब वो मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें, सीधी सी बात, पहले बात तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये भी आपके मैट्रिक के होते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहते हैं ये जो आपकी पावर होती है ना, -15, -13, ये 10, ये 11, इनको आप एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट के हवाले से दो बड़े मशहूर लॉ हैं। कौन से लॉ है? पहला लॉ ये है कि अगर आपके पास, अरे भैया हट जाओ, पहला लॉ ये है कि अगर आपके पास दो बेसिस है, दो सेम बेसिस है, पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। नहीं अभी लिखा ही नहीं है ना, पावर तो बना दूं इसको। अच्छा, पहला लॉ ये है कि अगर आपके पास दो सेम बेस होती है, देखिए जी यहाँ पर बेस कितना है 10, यहाँ पर बेस कितना है 10, अगर दो सेम बेस होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पावर को ऐड करते हैं, यानी हम 10 लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे 13 + 14 ऐसे। ये पहला लॉ है, ठीक है। पहला लॉ क्या है, अगर आपके पास दो सेम बेस होंगी तो आप, और मल्टीप्लाई हो रही होंगी, मल्टीप्लाई का ख्याल रखिएगा, मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम क्या करेंगे, उनकी पावर को ऐड कर देंगे। 13 + 14 ये हो जाएगा आपके पास 10 और उसकी पावर आएगी 14 और 13 27, ऐसे। हो गया ना आसान कैलकुलेशन करना। मैं कहा इस नंबर को खोलूं, इस नंबर को खोलूं, सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। इसी तरीके से दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये है कि अगर आपके पास, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पावर कर देते हैं 12, यहाँ हम कर देते हैं 10, यहाँ हम कर देते हैं 10। दूसरा लॉ ये है कि अगर आपके पास सेम बेसिस तो हैं लेकिन मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड हो रही हूँ, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि अब डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम उनकी पावर को प्लस नहीं करेंगे, हम उनकी पावर को करेंगे माइनस। जब 12 में से आप 10 निकालें क्या बचेगा, 2। ये दो लॉ जरा याद रख लिएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं। पहला लॉ, सेम बेसिस तो दोनों में होनी चाहिए लाजमी। अगर आपके पास सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रही है तो आप पावर को ऐड कर देंगे, अगर सेम बेस है डिवाइड हो रही है तो आप पावर को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप जरा इस नंबर में इस नंबर को अगर हमें ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, फॉर एग्जांपल मैं यही कह रहा हूँ ना कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आसान होता है, तो हम ये दो नंबर ले लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं इसको, ये सपोज करें जी मेरे पास एक साइंटिफिक नोटेशन है ये 1.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, और एक साइंटिफिक नोटेशन है ये 12.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। मुझे इसको सॉल्व करना है। अब याद रखिएगा कि अगर इस नंबर को मैं ऐसी फॉर्म में लिखूंगा, इस नंबर को भी मैं ऐसी फॉर्म में लिखूंगा, तो मेरे लिए मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आप देखें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मैं मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर लूंगा। कैसे करूंगा, देखें जी, हम क्या करेंगे, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो ये जो 1.3 पॉइंट वाले नंबर है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। 1.23 मल्टीप्लाई बाय 12.23 ये कितना होता है, लेट्स सी। मैं जरा मोबाइल पे कर लूं, ये तो मुझे भी नहीं आता। हाँ जी, मोबाइल पे कर रहा हूँ मैं, जरा आपको बताता हूँ। 1.23 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 12.3 से, ये होगा 15.12।
ठीक है, तो मैंने करा क्या, मैंने क्या करा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये एक जैसे थे, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1.23 मल्टीप्लाई बाय 12.38। अब क्या बच गए, 10 की पावर्स, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ देखे ये और ये क्या हो रहा है आपस में, दरअसल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं क्या लिखूंगा 10 और पावर में क्या डाल दूंगा 11 प्लस 10। ठीक है, तो मैं आप अगर आपके पास दो साइंटिफिक नोटेशंस हैं, एक ये और एक ये, आपको कहा जाता है इनको मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या करेंगे, जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनको अलहदा से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ डेसिमल वाला नंबर क्या था 1.23, यहाँ डेसिमल नंबर वाला क्या था 12.3। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और अब बच गई आपके पास 10 की पावर 11 और 10 की पावर 10, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो रूल के मुताबिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उनकी पावर को ऐड कर देंगे। अब आप आंसर निकाल लें, आंसर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है आपका 15.12। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो 15.12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, 11 में से 10 निकालो, एक बचता है और एक आप लिखते नहीं हो। ये आ गया इसका आंसर। क्या था, 2 लाइनों में सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर सोच लो, अगर ये 1.2 इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बजाय मैं ऐसे लिखा हुआ होता, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए मल्टीप्लाई करना, इवन के शायद कैलकुलेटर भी काम नहीं करता। तो मैंने मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, डेसिमल वाले को डेसिमल से भिड़ाओ, पावर वाले को पावर वाले से भिड़ा दो। इसी तरीके से डिवाइड करके देख लेते। सपोज करो जी, चले पहले इन इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कौन गया, भी रुक जाए जरा भाई, कहाँ चलेगा, तो टाइम हमारा शॉर्ट हो गया। अच्छा, सिर्फ 4 मिनट रह गए मीटिंग में ना, 4 मिनट रह गए। मैं जरा इसी को कंप्लीट करके फिर आपसे सवालात ले लेता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो आपने किस तरह करना होगा, डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने किया, ये आंसर आया उसका। और जो 10 की पावर वाला नंबर है, ये और ये, इन दोनों को चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इनकी पावर ऐड कर दी, ये आंसर आ गया 10। ठीक है जी, ये आपका बन रहा है। इसी तरीके से अगर डिवाइड करना होता, सपोज करें जी हमें डिवाइड करना होता है, यहाँ पर डिवाइड होता, तो अब मैं क्या करता, 1.23 और 12.23 को डिवाइड करता, ना कि मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर्स। तो मैं 1.23 और 12.23 को डिवाइड करता, एक बात 10.11, 10 की पावर 11 और 10 की पावर 10, ये भी डिवाइड हो रहा है। लिहाजा रूल्स के मुताबिक अगर डिवाइड होता है तो पावर इनकी क्या हो रही होती, माइनस, तो मैं इनकी पावर को माइनस करता, सॉल्व कर देता, नीचे आंसर आ जाता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि ये नंबर है, अब हम एक अच्छी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास है जी एक नंबर 0.00000243 और आपसे कहा जाता है इसको आप डिवाइड करें 0.00000000000000 करके दिखाएं, कभी भी नहीं कर पाएंगे, आपका कैलकुलेटर चलेगा ही नहीं इतने जीरो पे, इम्पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये वाले नंबर को। पॉइंट अभी कहाँ है, यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। तो नंबर क्या हो रहा है मेरा 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितना डिजिट जम किया है गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 3 डिजिट जम किए, लिहाजा पावर आ जाएगी 14। बट माइनस, माइनस क्यों आई है, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ तो पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिया आया। अब क्या है जी, उसके बाद डिवाइड का साइन है, लिहाजा डिवाइड का साइन लगा दिया। उसके बाद क्या है जी, अब ये नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। अब हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे तो पॉइंट में यहाँ ला रहा हूँ, 4 और 3 के बीच में नंबर क्या हो गया 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी। अब देखते हैं जी 10 की पावर क्या हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 10 की पावर क्या हो गई 19, यानी कि -19। माइनस फिर वही बात, क्यों आया है माइनस, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया। तो ये मैंने इन दोनों नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में ले आया। अब ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा मैं 2.43 यानी कि यहाँ का डेसिमल नंबर ये वाला, इसको डिवाइड कर दूंगा
इस वाले के डेसिमल से 4.3 से एक बात। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई आता है। उसके बाद ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में डिवाइड हो रहा है, तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर डिवाइड हो रहा होता है तो हम पावर को माइनस करते हैं। लिहाजा हम क्या लिखेंगे 10। अब इसकी पावर, पहले वाले की पावर क्या है -14, फिर हम माइनस करेंगे, दूसरे की पावर क्या है हमारे पास -19। ठीक है जी। अब इसको हम पावर में बुलाते हैं। ठीक है जी, ये देखो, तो हमने चूंकि ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन डिवाइड हो रही थी, लिहाजा 2.43 को मैंने 4.3 से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया जी डिवाइड। और ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों के दरमियान डिवाइड हो रहा है, लिहाजा पावर को हम माइनस करेंगे। तो ये मैंने पहले वाले की पावर लिखी, डिवाइड की वजह से मैंने माइनस लिखा, और ये मैंने दूसरे की पावर लिखी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2.43 अगर डिवाइड होता है 2.43 डिवाइड होता है अगर 4.3 से, तो आंसर आता है 0.56। ठीक है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे क्या आंसर आएगा 0.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब इसको सॉल्व करें, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो -14 प्लस 19। ठीक है, प्लस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैथमेटिक्स आप जानते होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये दोनों माइनस है ना, प्लस हो गया। अब 14 में से ये प्लस माइनस माइनस होता है, 19 में से आप 14 निकालते हैं, 0.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब आपने ये यहाँ पे भी आप मैथमेटिक्स अलजेब्रा जानते होंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, लिहाजा 19 में से आप 14 निकाल दें, क्या बचेगा 5। लेकिन साइन बड़े की आती है, बड़ा साइन क्या है इसमें प्लस का है, 19 नंबर बड़ा है तो उसका साइन प्लस है, तो हम +5 ही रखेंगे। हमने +5 ले ली गिलास? 5 मिनट के लिए ले लूँ। क्या हुआ? 5 मिनट के है। तो अच्छा, दोबारा क्लास लगाने का मकसद है कि वो आखिरी बात चल रही थी, तो जरा हम उसको वाइंड अप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी आज की क्लास खत्म कर देते हैं। तो अब आप देखें जी, मेरे पास ये एक बड़ा खतरनाक सा नंबर था और एक ये बड़ा खतरनाक सा नंबर था, डिवाइड करना था। कैलकुलेटर तक हार मान जाता, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, इम्पॉसिबल है मेरे लिए इसको डिवाइड करना, सॉल्व करना। मैंने क्या किया, मैंने दोनों नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। पहला वाले नंबर की साइंटिफिक नोटेशन क्या बनी 2.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। दूसरे वाले की ये बन गई जी 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, डेसिमल वाले को डेसिमल वाले से डिवाइड करें, ये किया जी 2.43 डिवाइड बाय 4.3, और 10 की पावर -14 को डिवाइड करेंगे 10 की पावर -19 से। तो जब बेसिस सेम बेसिस डिवाइड होती है तो पावर माइनस होती है, लिहाजा हमने माइनस ही किया है, ये देखें माइनस किया है। अब सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं आंसर आता है 0.56, और यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो क्या हो गया प्लस हो गया। अब माइनस का 14 प्लस का 9 क्या आंसर आता है 5, मैंने सॉल्व कर दिया। 0.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो जो इम्पॉसिबल चीज थी मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लाकर आसानी के साथ, सिर्फ इस जगह पे मैंने कैलकुलेटर यूज किया है, नहीं तो मैंने तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। तो ये फायदा होता है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर, ये बहुत करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये थी बेटा आज की क्लास, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आज वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज यूनिट्स वो अल्फाज होते हैं जिनको अगर आपने मैग्नीट्यूड के साथ लगाया तो आपको पता चल जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि यूनिट कौन कौन से होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड वगैरह। उसके बाद दूसरी चीज जो बताई थी वो ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के कई यूनिट्स होते हैं, कुछ बड़े यूनिट्स होते हैं, कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं। हमें अगर बड़ा नंबर होता है तो हम उसको बड़े यूनिट में शो कर देते हैं ताकि मैग्नीट्यूड कम हो जाए। छोटे यूनिट को फिर हम छोटे यूनिट, छोटा अगर कोई नंबर होता है, जैसे कि हमारे पास ये देखें ये मैग्नीट्यूड कितना छोटा है, तो हमने क्या किया, इसको एक छोटे यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया, हमारे पास छोटा हो जाता है ये। तो यूं हमने बहुत सारे यूनिट्स बनाए होते हैं एक एक फिजिकल क्वांटिटी के। इससे जो दुश्वारी आई तो उसका इलाज ऐसा यूनिट्स निकाला गया। हर फिजिकल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके एक एक यूनिट्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया। अब आप भी यही पॉलिसी अपनाएंगे, जब भी आपको ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी तो किसी भी यूनिट में होंगी तो आपने उनको स्टैंडर्ड में लाना होगा। मुझे इसका स्टैंडर्ड है, ये आप याद कर लिएगा। उसके बाद जाहिर बात है अब हमें कन्वर्जन पढ़ना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट कैसे करें एक यूनिट को दूसरे से। तो कन्वर्जन के लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स की चीजें चाहिए होती हैं रिवाइज करना। एक है साइंटिफिक नोटेशन,
साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार आपको क्या बताया कि आपने पॉइंट शिफ्ट करना है, कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो बिल्कुल एंड में राइट पर है, यहाँ पर नहीं, तो अगर आपको पॉइंट नजर आ रहा है तो अच्छी बात है। आप पॉइंट को शिफ्ट करें, कहाँ पर लेके जाएं, एक नंबर छोड़ के भी ले जाएं, यहाँ पर ले जाएं, मर्जी आपकी। मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ज्यादातर 2 नंबरों के बीच में। अब जितना डिजिट्स आप जंप करेंगे 10 की पावर उतनी हो जाएगी। प्लस पावर कब होगी, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट को लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर प्लस में होगी, उल्टे हाथ से सीधे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो 10 की पावर होगी माइनस में। यूं आप एक बड़े से वाहियात नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने सॉल्व कैसे करना होता है, उसके लिए हमें ये 2 लॉ समझने पड़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला लॉ, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, सेम बेस डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी। यहाँ फिर मैंने आपको एग्जांपल्स करके दिखाई कि ये आपके पास 2 साइंटिफिक नोटेशन थी, जिनको आपने दो नंबर्स थे जिनको आपने डिवाइड करना था। एक इम्पॉसिबल टास्क था, हमने इन दोनों नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में लाए। उसके बाद जब आप 2 साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व करेंगे तो आपने बेसिस वाले नंबरों को अलग से सॉल्व करना है ऐसे, और जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको आपने अलग से सॉल्व करना है। तो डिवाइड हो रहे हैं तो हमने दोनों डेसिमल को डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो रही है तो हमने पावर्स को 10 की पावर्स को माइनस कर दिया, सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने इंशाल्लाह कल की क्लास में ये 2 चीजें हमने देख ली। उसके बाद अब हम देखेंगे कन्वर्जन के लिए हमारे पास क्या तरीकेकार है। हमें अगर किलोग्राम में दिया हुआ है, हमें उसको ग्राम में लाना है, या मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में लाना है, तो हम क्या तरीकेकार अपनाएंगे, थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। ये सारा टॉपिक रह जाएगा आपका फिर यूनिट्स का। तो फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो क्लोजिंग की तरफ आ जाएगा, फिर एक डायमेंशन रह जाएगा। तो आप अगर यहाँ तक, हाँ माशान अगर डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं इंशाल्लाह आज कल में ना सारे अब तक की जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं मैं कल सैटरडे को मैं सारी पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले 3 की क्लास से लेके आज की क्लास तक, बल्कि कल की क्लास तक। कल भी जो क्लास होगी तो कल वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो सारी आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। किसी की लाइट चली जाती है, कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जो थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा ना वो सब रिवाइज कर लेगा। फिर उन वीडियो से मुतालिक कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप सबका माइक ओपन कर रहा हूँ मैं, आप चाहे तो ओपन करके किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। किसी को बिस्मा, लाइबा, माशान और मुहिब, आप 4 बंदे हैं इस वक्त। अबू बकर अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, बेचारे की लाइट नहीं है। तो अगर आप 4 में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। माइक खोला हुआ है, अगर आप लोग अनम्यूट करके कम से कम ये तो बोल दें कि नहीं है कोई सवाल, ताकि मैं क्लास खत्म करूं। मुझे तो पता भी नहीं चलता। माशान कोई सवाल? नो सर। लाइबा कोई सवाल? नो सर, नो। ठीक है, बिस्मा बेटा कोई सवाल? नो सर। और आखिरी कौन रह गया? लाइबा, नजीब नहीं, लाइबा से पूछ लिया। मुहिब बेटा कोई सवाल? मुहिब? नो सर। नो सर, ठीक है, चले शाबाश, फिर अच्छी बात है। अब आपके पास कल इसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो उसको लास्ट भी देख लिएगा। ये सारा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा नंबर्स को मुश्किल नंबर्स को लेके उनको साइंटिफिक नोटेशन में ला के खुद भी जरा प्रैक्टिस करिएगा। तो मुश्किल से नंबर ले लें, बहुत सारे खतरनाक से, उनकी साइंटिफिक नोटेशंस में लाएं, उनको सॉल्व करें। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि चेक कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दो तस्वीरें खींच के, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपने क्या इनकी साइंटिफिक नोटेशन सही बनाई है या नहीं, ठीक है। तो चले अब इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। कल की क्लास का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर अब कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।